हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 8। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर 1 to 7 की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर ली है। सो आप चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8। सो जैसा कि यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे चैप्टर का नेम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ओके, सो यहाँ पे हमें भारत की जलवायु के बारे में पढ़ना है, वनस्पति और इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़नी है कि जो वेजिटेशन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और वन्य प्राणी यानी जंगल में रह रहे लोगों के बारे में। जंगल में रह रहे लोग मतलब जो वहाँ के निवासी हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। मीन जब तापमान बदलता है, वर्षा होती है या नहीं होती है, या सूर्य का विकिरण मतलब सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं, कम कहाँ पर ज़्यादा पड़ रही हैं, इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है, तो हम इसे ही मौसम कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो यही है, मौसम चेंज हो रहा है यानी ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ओके, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से मौसम? मौसम को यहाँ पर 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। 1 दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम जिसको सर्दी बोलते हैं। एक है मार्च से मई तक गर्म मौसम जिसे हम गर्मी बोलते हैं। थर्ड है हमारा जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जिसे हम वर्षा ऋतु बोलते हैं। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, वो क्या है? शरद ऋतु कहलाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब यहाँ शीत ऋतु के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो शीत ऋतु में क्यों उत्तर भारत का तापमान कम होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती हैं। ओके, अब ग्रीष्म ऋतु का क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। ओके, सो तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है, और ये लू बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदायक भी होती है। ओके, सो ये फर्स्ट पेज हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऐसे एक बॉक्स गिवन है। इस बॉक्स में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, आओ खेलें के नाम से। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं कि क्या है। इसमें गिवन है कि हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास बुझाने को के सबसे अच्छे साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत पिया है, जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं, है ना? ज़रूर आपने सेवन किया होगा। अगर गर्मी के एरिया में, या अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो हम हर तरह के मौसम को एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं पर गर्मी नहीं पड़ती, और दूसरे इलाकों की अगर बात करें, दूसरे देशों की बात करें, और कहीं पे ठंडी नहीं पड़ती, तो क्या है, उनको सारे मौसम का आनंद लेने का मौका नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भारतीय हैं तो ज़रूर आपने इन सब चीज़ों को ट्राई किया होगा। अब दूसरी एक्टिविटी में गिवन है कि गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। यह एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या फिर अपने से लिखें अगर आपको इंटरेस्ट है। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी भाषा में वर्षा को कहा जाता है वर्षा, और उर्दू में बारिश, बंगाली में बर्षा और मराठी में पाउस। ओके,
सो ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती जाएगी। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। रिलेट करके पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा। और ये एक्टिविटीज़ भी इसीलिए इंक्लूड की जाती है कि हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जब हम एक्टिविटी कर लेंगे तो फिर उसे कभी भूलेंगे नहीं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून हम कह सकते हैं कि जब पवन जो होती है ना वो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और अपने साथ नमी भी लाती है और जाकर पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। ठीक है, मानसून जब लौटता है यानी वर्षा ऋतु खत्म होती है तभी शरद ऋतु आती है। ये लौटता रहता है तब। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ओके, इस समय पवन क्या करती है कि स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जब पवन चलती है तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर, और जब लौटती है तो कहाँ से? स्थल से ही लौटेगी और जहाँ से चली थी यानी बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में लौटती है। तो ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है शरद ऋतु में। ओके, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अब देखो मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है कि मौसम जो कि डे टू डे चेंज को हम मौसम कहते हैं। जैसे कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे आसपास धूप निकली है, फिर थोड़ी देर में बारिश होने लग जाए तो तुम कह सकते हो कि ये मौसम बदल गया। बट जलवायु क्या होती है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। यानी कि तुम्हारे एरिया में अगर 1 साल में 2 साल में मापा जाए, कई साल में 5 साल में मापा जाए कि यहाँ के मौसम कैसा रहता है तो फिर उसे कहा जाता है जलवायु। यानी लंबी समय अवधि तक मापा जाने वाला मौसम जलवायु कहलाता है। बट डे टू डे चेंज सीजन में वो मौसम कहलाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें गिवन है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत की जलवायु को? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ है? अगर तुम वर्ल्ड मैप पे देखोगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ पे गिवन है ना कि भारत की जो स्थिति है, तुम ग्लोब पे देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो उष्णकटिबंध में भारत स्थित है। तो ये क्या होता है ना कि उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण ही अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यानी भारत अभी इतनी डेवलप कंट्री नहीं है कि अपना इरिगेशन सिस्टम सही से फैसिलिटेट कर सके, इसलिए यहाँ पर अभी भी बहुत जगहों पर खेती जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर है। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर किसी मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा यानी जब वर्षा का मौसम है और वर्षा नहीं हो रही है तो क्या होगा? फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कुएं के पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा, है ना। जब वर्षा नहीं हो रही है तो फिर मौसम ठंडा नहीं होगा। सो ये एक्टिविटीज़ हैं कि तुम अपने से करके थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लो। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या गिवन है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें तुम्हें हाईलाइट की गई हैं, बट एक चौथा भी है, उच्चावच। ठीक है, तो किसी स्थान की जलवायु को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो क्या है? स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो वहाँ किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई तथा
कोलकाता की जलवायु मध्यम है, यानी ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं, मतलब नम। आर्द्र स्थान मतलब जो नम स्थान हो। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो तुमसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में, यहाँ तक कि विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में स्थित मौसिन राम में। ठीक है, और इंडिया में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? कभी कभी पूरे वर्ष वहाँ पे वर्षा ही नहीं होती, तो वो है जैसलमेर। ओके, ये दो बातें यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी है, एकदम हाईलाइट करके बताया गया है तुम्हें। अब देखो, पहले हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इस चित्र को हम अच्छे से समझेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के चित्र को देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति हेडिंग में हमें गिवन है कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। पादप जीवन मतलब जैसे पेड़ पौधे, हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि छोटे पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। मतलब छोटे, बड़े और घने और कम घने सारे तरह के पौधे हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी जो नेचुरली तरीके से, बिल्कुल उसमें ह्यूमन का कोई एफर्ट नहीं है, बट वो खुद उग गए हैं, उनको कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि तुम देखोगे कि नीम का पेड़ तो हर जगह पाया जाता है, बट राजस्थान में कैक्टस का पेड़ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जलवायु वहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल सही। अब देखो, उष्णकटिबंधीय वर्षावन तुम्हें दिखाया गया है। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ जिस एरिया में धूप भी तेज़ होती हो और वर्षा भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे वन सघन है, कितने घने वन है, ये तुम्हें दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा है और इनको सूर्य की किरणें भी अच्छी मात्रा में मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, प्राकृतिक वनस्पति बहुत अच्छी है। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें एक दिखाया गया है भूमि परत। भूमि परत दिखाई गई है। ये पेड़ तुम्हें थोड़ा दिखाए गए हैं कि किस तरह से 1.5 मीटर के भी होते हैं, 5 मीटर के भी होते हैं। किसको तुम झाड़ी वाली परत, तरुण वृक्ष, वितान, 20 मीटर, 40 मीटर, ऐसे तुम्हें बताया गया है कि सर्वाधिक ऊंचाई यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबे होंगे पेड़, तो वो 60 मीटर के होंगे, वरना उससे छोटे होते हैं। 1.5 मीटर से स्टार्ट होते हैं पेड़ पौधे, जो कि हमें बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है कि वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वन से हमको, पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं, अदरवाइज हम सांस नहीं ले सकते। तो वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन्य जीवों यानी जो लोग जंगल में रहते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, पृथ्वी, हमें पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है, ये भी अभी हमको यहाँ पे दिखाया गया है, ये अभी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो, बीच में पेड़ बना है और साइड में मैं तुमको जूम करके दिखा देती हूँ। अब देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ऑक्सीजन, O2 मिलता है, पेड़ से ही हमको शहद मिलता है, फल मिलता है, गोंद और लाख मिलता है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, इमारती लकड़ी मिलती है, रबर मिलते हैं, और पेड़ ही मिट्टी के कटाव को रोकता है। अगर हम मिट्टी को बांध देंगे ना, तो उसका कटाव कम होता है। पेड़ काटने से मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव बोल सकते हो, ज़्यादा होता है। इससे ही हमको फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हमको पेड़ से मिलती हैं। ओके, देखो यहाँ पे तुम्हें एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ बताया गया है कि लीला के माता पिता ने
उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा, मतलब नीम का एक पौधा लगाया। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। उनको हमेशा पानी से सींचा था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया था। बच्चे भी ये ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थीं। बच्चों ने उनके फूलों का आनंद लिया, उनकी शाखाओं पर झूले, उनकी छाया में खेले। यहाँ पे हमको बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि हम भी अपने किसी स्पेशल ओकेज़न पे, जैसे हमारा बर्थडे है, कोई प्रोग्राम है, उस ओकेज़न पे एक वृक्ष लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे उस वृक्ष को थोड़ा सा उसकी केयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हमको फ़ायदा देने वाला है। जैसे कि आजकल जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग वनों को काट दे रहे हैं, वनों का कटाव हो रहा है, तो उससे वृक्ष बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक में गिवन है वन्य प्राणी। ओके, अब वन्य प्राणी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। यानी रेंगने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले, काटने वाले सारे तरह के जानवर हमको वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ओके, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, बिल्कुल ये तो पता होगा आपको, है ना? पता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताओ, या आज आपको पता चला कि बाघ आपका राष्ट्रीय पशु है। और कमेंट में आप मेरे बताने से पहले आपको बताना है कि आपके राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। ओके, तो ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ये बाघ की बात हो रही है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। यानी देखो तुम्हें सारी वैरायटी जानवर की बताई गई है कि कौन कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं। हमारे भारत में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे गिवन है कि भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये अभी तक तुम लोगों ने बताया था कि नहीं? आई होप ज़रूर बताया होगा। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ज़रूर तुम्हें अपने क्षेत्र में रहने वाले 5 पक्षियों के नाम पता होगा जिन्हें तुम अपने डेली टू डेली लाइफ में देखते हो। अगर वो बुक में लिखा है फिर भी कमेंट करो, बताओ कि क्या तुम्हें पता है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। और कोबरा और करैत ये दोनों ऐसे सांप हैं जिनमें जहर होता है। टोटल सिर्फ और सिर्फ 4 सांप है जिनमें जहर होता है, बाकी उनमें जहर नहीं पाया जाता, जिनमें कोबरा और करैत भी हैं। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में हमें गिवन है कि वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ज़रूर करो ये एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे हमें बताया गया कि जानवरों को बचाने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है, पेड़ों को बचाने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। तो हमें यहाँ पे खुद से एफर्ट करना होगा, खुद से उन्हें बचाना होगा, खुद से अपनी और उनकी रक्षा करनी होगी। ओके, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ऐसा होना चाहिए। और ये तुम्हारे चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य भी यही था
कि तुमको क्या हो कि तुम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, समझो कि कैसे हम लोग अपनी सेल्फ के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपना स्वार्थ को संतुष्टि के लिए एनिमल्स को मार रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसके खिलाफ एक मुहिम चलानी है। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। अगर आपको एक्सरसाइज का वीडियो अलग से चाहिए तो मुझे मैसेज करके बताएं, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ओके, थैंक यू।